नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र पंचोली जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ वर्षा जी। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। तो आज हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की। रविंद्र जी, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या विपक्ष को हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला आगे भी सफल रहेगा? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए वर्षा जी, हिंदुओं को तोड़ने का कई हजारों साल से प्रयास चल रहा है। वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पे और इस पे इकट्ठे हो जाते थे। कितने ही हमले हुए, सब हुआ, पर सनातनियों का धर्म नष्ट नहीं हुआ। कितने लोग आए, यही समा गंगा जैसे समुद्र में सारी नदियां समा जाती, उसी तरह सारे धर्म आके यहाँ पे भारत में समाहित हो गए। अब जाके इन लोगों को फार्मूला हाथ लगा के हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते देते 1000 साल बीत गए, पर ये कुछ नहीं कर पाए। और दस दस सालों से मोदी के शासन में ये उबलते रहे बराबर। इनके कैसे इनको तोड़ा जाए और मोदी की मोनोपोली खत्म की जाए, बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, पर बाल भी बाका नहीं कर सके। तो अब इनके हाथ जो फार्मूला लगा है, इनका फार्मूला ये है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो, उसी तरह से जैसे अंग्रेजों ने धर्म में बांटा था और हिंदू मुस्लिम इंडिया कर दिया था, कि पाकिस्तान चला गया मुसलमानों को, और यहाँ पे एक्चुअली में हिंदू राष्ट्र बनना था, तो वो मुसलमान यहीं रह गए। जी। सही कहा आपने। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। कमाल की बात तो ये है कि सरकार हिंदुत्व के पक्ष में होते हुए भी मुस्लिम लोग डरते नहीं है। तो उनका हावी होना जायज है, क्योंकि सरकार उन्हें लगता है कि उनकी है। अभी मोदी के होते हुए भी हमें लगता है कि हम लोग दब दब रहे हैं, वो इतने हावी अभी भी हैं। खैर, चलिए आगे बात करते हैं। 1000 साल से हिंदू पिट रहा है, पलायन कर रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए ये क्या है, ये जो जाति जाति का खेल खेला गया है, ये अत्याचारी बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर खेल रहा है, ताकि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो एक यादव हिंदुस्तान बन जाएगा, एक ओबीसी हिंदुस्तान बन जाएगा, एक एससी हिंदुस्तान, एक एसटी हिंदुस्तान, एक ब्राह्मण हिंदुस्तान, एक राजपूत हिंदुस्तान, और पता नहीं कितने हजार टुकड़े होकर अनंत काल तक इस भारत की सत्ता पे काबिज रहेंगे। हाँ, अभी सिर्फ 29 राज्यों में भारत बटा हुआ है, पर कितनी जाति रियासतों में, जैसे पहले हर एक राजा होता था अलग अलग जगह। पता लगा कि मेरठ का राजा कोई है, आपका भोपाल में कहीं नवाब का शासन था, लखनऊ में नवाब का शासन था, दिल्ली में किसी और का शासन था। तो इस तरह से ये पूरा रियासतों में बटा हुआ था। अभी तो सिर्फ हमारे 29 राज्य हैं। तो आगे क्या होगा उसकी कल्पना सोच के दिल बहल जाता है। अब तब क्या होगा कि मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, और जो खत्म हो जाएंगे वो होंगे होंगे हिंदू। अब सही तब कहा। जाके इन लोगों को करा रहेगा कि ये सारे हिंदू खत्म हो जाए और हमारा वोट बैंक सही सलामत रहे, हिंदू जातियों में बढ़ जाए। जी। सही कहा आपने। ये तो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राजनीति करो। वो भी ऐसे ही कुछ करते थे, भारत की जनता में फूट डालते थे और अपना राजनीति करते थे। और ये हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं। वीपी सिंह ने जो मंडल आयोग लागू कर आग लगाई थी, वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होगी क्या? क्या लगता है आपको? नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में 2-3 दिन पहले फैसला आया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वैसी स्थिति उत्पन्न होगी। अब थोड़ा हिंदू जाग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पर कई बार शक भी होता है कि जाग भी रहा है, कि फिर थोड़ा सा नींद से आंखें खोल के देखता है और फिर सो जाता है। वैसे तो मतलब हिंदुओं पे लिखना और बोलना इस देश में पिछड़ेपन की निशानी माना जाता है। हिंदुत्व की महिमा पर लिखना तो सबसे बड़ा अपराध है। अगर मैं हिंदुत्व पे बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो मुझे भक्त बोला जाता है, ये अंधभक्त है। अंधभक्त, भाई हम सही अपने कहा। धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति अंधभक्त हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के, किसी पार्टी विशेष के अंधभक्त नहीं है। हमारा एजेंडा लेके बीजेपी चल रही है, हिंदू राष्ट्र का, हिंदूवादी राष्ट्र लेके चल रही है, राष्ट्रवाद लेके चल रही है, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। तो हिंदुओं पे अगर लिखते हैं तो जो नक्सल अर्बन है, वो सबसे ज्यादा उत्तेजित होते हैं, और हम लोगों को पोगापंथी बताना शुरू कर देते हैं, हिंदुओं को, सनातनियों को। और कुछ जैसे मैंने आपको बोला कि फिर हम लोगों को तो भक्त बोलते ही है, मतलब जो खुद भक्त है वो जी, हमको भक्त बताते हैं, और जबकि भक्त खुद है। ये याद रखिए कि पिछले 1000 साल से हिंदू पिट रहा है,
भाग रहा है, धर्म बदल रहा है, पर हिंदू तो आज तक जिंदा है। सनातन धर्म करोड़ों साल पुराना है, पर आज तक इतने उस पे आक्रमण हुए, कितने विदेशी आए, हम लोगों का नरसंहार किया, पर हम लोग सलामत हैं। पर वो तो ना बदला और मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि घट जरूर गया, पर अब इतना भी सर्वनाश नहीं हो जाए। कोशिश इनकी ये है कि जो बचा है वो भी सारे खत्म हो जाए। अलबत्ता बेहतर जो इसकी जो कोशिशें जारी है उसका असर कितना पड़ेगा, ये आगे आने वाले वर्षों में हमें दिखाई देगा। किसी ने सच कहा है कि हल्दी की गठान और अदरक की गठान हर किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए। इस बार क्या हुआ है, विपक्ष को थोड़ा सा माइलेज ज्यादा मिल गया है, सीटें ज्यादा आ गई है, कांग्रेस की 99 सीटें आ गई है। तो एक तो हाँ, वो, लेकिन उन्हें बोलने का मौका मिल गया है। जी, तो एक ये हो गया है कि एक तो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है गांधी परिवार का, कि हम तो इस देश में राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप उनका एरोगेंस देखिए, उनकी भाषा देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये देश की जनता को कुछ नहीं समझते हैं। ये 10 साल से आज तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि जनता के मैंडेट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, ये आपने देखा है। और मैं ये बता दूं कि आप जो 99 सीटें आ गई है, उनका गम होना कि हमारे होना चाहिए था कि हमारी सीटें कम आई, पर इनको ये सपना है शायद कि साल 1.5 साल में सरकार गिर जाएगी और फिर जातियों में आग लगा देंगे। नई सरकार की तो अभी शुरुआत हुई है। चुनाव के बाद 2 महीने में जो अभी कोहराम मचा है, आने देने वालों में आने वाले दिनों का वो कैसा हाहाकार मचने वाला है, कैसा तांडव होना है, उसका ये एक आपको इंडिकेशन है कि आगे जाके ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं। नेता विपक्ष की जो गरिमा होना चाहिए वो राहुल गांधी में कतई नहीं है। नेता विपक्ष की एक जवाबदारी होती है कि सरकार सरकार से उसकी नीतियों पर प्रश्न पूछे। वो नीतियों पर प्रश्न पूछने के बजाय एक झूठा नैरेटिव लोकसभा में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तिगत रूप से आक्षेप लगाते हैं, जो मैं मानता हूं कि ये सारी गलत बात है। जी। जी, सही कहा आपने। विपक्ष इतने सालों से सत्ता में काम करती आई है, इतने सालों से राज करती आई है, यही चीज उनके ऊपर हावी हो गई है। वो सोचते हैं कि बस मोदी सरकार है, 2-4 साल की है, ये चली जाएगी, वापस हमें ही आना है। लेकिन वो जनता की मनोदशा को नहीं समझते, उनकी स्थिति वो नहीं जानते। बस उनके ऊपर ये चीज हावी है कि हम यहाँ राज करते आए हैं और हम ही करते रहेंगे। इसीलिए उनका गुस्सा और जी। उनकी बातें बेबुनियाद होती हैं। ठीक है रविंद्र पचौली जी, आपने बात करके अच्छा लगा और आपने हमारे सभी ऑडियंस को बहुत अच्छे से विस्तार अब से नहीं, मैं आपको और विस्तार में बताना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी मान रहे हैं कि सरकार कम समय के लिए है, पर अभी 5 साल है। इस सरकार को कोरोना के कारण कास्ट सेंसस अभी करा देना चाहिए था। मतलब जो जाति गणना है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, कास्ट सेंसस का मतलब मेरा जाति जनगणना से है। और इनका कहना है कि समाज को तोड़ दिया जाए। उससे पहले मेरा ये कहना है मोदी सरकार से कि इस पर एक्शन बहुत जरूरी है, कि राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग समर्थन करने वाले बीजेपी में भी कम नहीं है। ये मोदी जी को पता होना चाहिए। जी देश को यदि अनेक संकटों से बचाना है तो जातियों के इस खेल को यहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट के भारत तो रहेगा नहीं, कहीं खालिस्तान बन जाएगा, कहीं जातिस्तान बन जाएगा, कहीं गुजरिस्तान बन जाएगा, कहीं ब्राह्मणिस्तान बन जाएगा। पता नहीं कितने देश इसमें से निकल आएंगे। और जो वीपी सिंह ने मंडल की आग लगाई थी, उससे और खतरनाक रूप देने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता आज की डेट में देश में मौजूद है। सच बात तो यह है कि हलवा सेरेमनी में मौजूद अधिकारियों की जाति जो उन्होंने संसद में बताई कि बजट के पहले जो हलवा सेरेमनी होती है उसमें उन्होंने सारे जो अफसर मौजूद थे उनकी जाति गिना दी। तो ये तब अखिलेश ने ऐसे नहीं कहा कि संसद के भीतर आप जाति क्यों पूछ रहे हो। अखिलेश ने राहुल अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया था कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो दूसरों की जाति पूछ रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अब अखिलेश ने नहीं पूछा कि आप जाति क्यों बता रहे हो। तो ये जो सारा गठबंधन बना है, ये इसीलिए बना है कि बस किसी ना किसी तरह से हमें सत्ता हासिल हो। अब पता नहीं थोड़ा सा छेड़े जाने पर ही क्यों हंगामा करते हैं। अभी तो थोड़ा ही छेड़ा है इनको, अब आगे देखिए कि आगे जाकर क्या होता है।
और सनातनी अगर नहीं जागे तो इस देश की स्थिति क्या होगी, वो सोच के ही मतलब हिल जाता है आदमी अंदर से। जो भी समझदार आदमी है, जो राष्ट्र का भला चाहता है, जो राष्ट्रवादी है, जो सनातनी है, उनको अब जागने की समय आ गया है। आपने बतौर होस्ट सहयोग किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी जनता को आपने बड़े विस्तार से समझाया सब कुछ। धन्यवाद। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वर्षा जी नहीं है, आपने मुझे पहले काफी प्रेम दिया है, सहयोग दिया है, इसी तरह इनको प्रोत्साहन दें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।